जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, प्लीज़ वेट कीजिएगा सेशन 2 के लिए। दरमियान में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। बस स्टूडेंट्स को अभी हम इनवाइट कर लेते हैं, फिर ज्वाइन करने के बाद लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा भी एंड हुआ था फर्स्ट सेशन। जब तक मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी क्लास, आप स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं हम कंटिन्यू करते हैं। और बस अभी स्टूडेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं उसके बाद हम बस कंटिन्यू करते हैं। चंद मिनट्स मैंने आपसे फाइल शेयर कर ली है, वहीं से हम शुरू करते हैं बात। जो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे थे, आप अपनी अटेंडेंस साथ साथ मार्क करते रहिएगा प्लीज़। और मैं स्क्रॉल अप कर दूँ जहाँ पर हमें एग्जांपल कंटिन्यू करनी है। जी क्लास, ये एग्जांपल हमारे पास है। दरमियान में डिस्टर्बेंस हो गई इसलिए मैं इसको शुरू से पढ़ रहा हूँ। Baker Enterprises operates a mid-sized company that specializes in the production of a fairly unique type of memory chips. If Baker was a monopolist, it could earn $10 million per year for an indefinite period of time by charging the monopoly price of $115 per chip. While Baker could have thwarted the entry of potential rivals by limit pricing, see demonstration problem 13.1 जो हमने पिछली क्लास में की थी, it opted against doing so, and it is now in a duopoly situation, earning annual profits of $4 million per year for the foreseeable future. तो जो उसका फ्यूचर है उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो बेहतर तरीके से 4 मिलियन प्रॉफिट्स की तरफ जा सकता है। ओके, if Baker drops its price to $68 per chip and holds it there for 1 year, it will be able to drive the other firm out of the market and retain its monopoly position indefinitely. उसने ही सोचा, उसने प्लान किया, उसके इकोनॉमिस्ट्स ने, कि अगर वो इस तरह से करे, जैसे आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है कि अपनी प्राइस को $68 पर चिप पर वो होल्ड करे पूरा 1 साल, इतनी कम प्राइस कर दे, तो वो फिर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ सकता है और उसके जो कंपेटिटर है वो मार्केट से आउट हो जाए। ओवर द ईयर in which it engages the predatory pricing, however, Baker will lose $60 million, ignoring legal considerations. Its predatory pricing a profitable strategy, ignoring legal consideration. जितनी भी considerations and legal requirements है उनको हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं। Is predatory pricing a profitable strategy? अगर वो $68 पर अपनी प्राइस को लेकर आ जाता है तो क्या वो उसकी ये प्राइस प्रॉफिटेबल होगी? पहले एक क्वेश्चन हमें ये करना है। Assume the interest rate is 10% and for simplicity that any current period profits or losses occur immediately at the beginning of the year. तो जैसे आप मैथ्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, जैसे कि एक टॉपिक होता है मैथ्स में,
मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, तो उसमें जब भी हम एन्युटीज़ वगैरह की बात करते हैं और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अल्टीमेटली एन्युटीज़ तक पहुंच जाते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो स्टार्टिंग में ही काउंट हो जाता है, ठीक है, या कभी ईयर एंड पे होता है, तो ये डिपेंड करता है किस तरह की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लॉसेस अकर इमीडिएटली एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगनिंग ऑफ ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं कि हम उसको किस तरह से पुट कर सकते हैं। If Baker does not engage in predatory pricing, the present value of its earnings, including its current $4 million in earning, will be pi b। ये डिमांड यहाँ पर जो बताई जा रही है वर्ड, तो हमारे पास इस डिमांड पर वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। ये पाई, कैपिटल पाई जो होता है ना, ये आमतौर पर यहाँ पर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। जो डिमांड थी उसके रिस्पेक्ट प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर डिमांड, वेयर पाई डी इज इक्वल टू $4। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था, दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है 1/1 प्लस 10% इंटरेस्ट रेट, उसको यहाँ 0.1 लिखा हुआ है, और ये $4 मिलियन आपके पास जो एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और पावर 1 है। तो ये आपके पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सब कुछ यहाँ पर भी मौजूद है इस $4 से पहले, लेकिन नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी पावर 0 है। तो ये 0 ईयर से बात शुरू हो जाती है, तो 0 ईयर, ईयर 1, ईयर 2, जो आपको पावर नजर आ रही है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 3 एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट की तरफ मूवमेंट होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग ईयर्स की बात की जा रही है। अब आपके पास यहाँ पर इस सब को हम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें नजर आता है कि वही फॉर्मूला जो आपके पास एन्यूटीज में भी हम फॉर्मूला यूज करते थे, और उसमें भी हम इतनी लंबी एक सीरीज को सम अप कर देते थे इस तरह से। और ये ऊपर जो आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया है उससे पहले जो टॉपिक था उसमें ये फार्मूला की डेरिवेशन आपको बताई गई है कि आपके पास ये इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होगी, वो तो हमने अभी देख भी लिए कि कैसे हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इसको फिर सम अप कैसे किया जाएगा। तो इस स्टेप से ये डायरेक्टली कैसे आ गया, ये ऊपर डेरिवेशन में बताया गया, क्योंकि अब हम डेरिवेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसकी एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, और पुट करने के बाद जब हम इसको सम अप करेंगे इस तरह से, तो हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 + 0.1 डिवाइड बाई 0.1 इंटू $4 की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। अभी आपके पास जब कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास 11 इंटू $4 और ये $44, और क्योंकि तमाम अमाउंट मिलियंस में बात की जा रही है तो आपके पास यहाँ पर $44 मिलियन की बात आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप कैलकुलेटर में सिर्फ इसी तरह से भी टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा $44। इस सब का आंसर आपको मिल जाएगा। फ्रैक्शंस आपको पता है कि कैलकुलेटर में आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू नजर आई है 44 मिलियन, ये बात की जा रही है इफ बेकर does not engage in predatory pricing, और यहाँ पर अब बात की जा रही है if baker uses predatory pricing, तो ये not के साथ बात की जा रही है, उसमें yes के साथ बात की जा रही है, ठीक है। if baker uses predatory pricing the present value of its current and future profits will be, तो जो करंट प्राइस इनके पास होगी वो, उसने कहा कि मेरे पास $10 की मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे शुरू में $60 का लॉस हो जाएगा। तो ये जो शुरू में $60 की बात की जा रही है, ये इसके पास वो शुरू की बात है जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी कि इतना उसको लॉस मिल जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड लॉस है, इसलिए हम यहाँ पर इस लॉस को यहाँ पर इसी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1 ईयर की बात की जा रही है, पावर 1 है ना जो नजर नहीं आ रही, और यहाँ जो पावर 0 की बात हो रही थी जैसे आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा था, तो यहाँ पर ये तमाम बात को खत्म करके सिर्फ लिख दिया -60, क्योंकि ऊपर बता दिया गया था कि स्टार्टिंग में -$60 मिलियन का लॉस। इसके बाद वही इक्वेशन है, इसको सम अप किया गया तो हमारे पास ये ऐसे आ गया, और इसको जब देखा तो हमारे पास ये इस तरह से प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया तो अब हमारे पास इसको जब हम, ये सिर्फ सॉल्यूशन है, इसके अलावा यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है, इसीलिए मैं इसको आपको बताता चला जा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ है।
ये कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे पास एंटर हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल ऊपर वाली ही इक्वेशंस की तरह से सॉल्व होता चला जा रहा है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से यहाँ पर 60,000 का लॉस यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया। तो हमें यहाँ नजर आया कि अपकमिंग ईयर्स में हमें मिलाकर $40 मिलियन के हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ के पास प्रॉफिट की बात होना शुरू हो गई। इसके बाद क्लास अब आपके पास दो कंपैरिजन, दो आंसर्स आ चुके हैं। एक तो आपके पास ये आंसर आ चुका है और एक आपके पास ये आंसर आ चुका है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सिंस पाई पी इज लेस देन पाई डी, ये वैल्यू आपके पास जो पाई पी है, ये पाई डी से कम है ना, वो 44 मिलियन था, ये 40 मिलियन है। Baker earns less by engaging in predatory pricing than it does by not using predatory pricing. तो ये उससे कम अर्न करेगा। दिस मीन्स मेंटेनिंग इट्स ड्यूओपली सिचुएशन, मतलब वो ड्यूओपली सिचुएशन के अंदर कंपटीशन में है और अपनी प्राइस को वो कम रखेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम मिलेगा। It does not pay to use predatory pricing because it costs too much to drive the other firm out of the market. तो it does not pay to use predatory pricing, तो वो predatory pricing को पे करने में मूव नहीं करेगा और अपनी उस कंपनी को निकालने के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ वो जाता है, और यहाँ पर है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग को वो नहीं देखता है, डज नॉट एंगेज इन प्रीडेटरी प्राइसिंग, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ वो जा रहा है जो उसने प्राइस कम की है, ये लॉस उसको मिलेगा और वो 44 के बजाय 40 मिलियन अर्न करेगा। और यहाँ के पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, बाय द वे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बेकर विल लूज $60 मिलियन, आपके पास ये यहाँ पर बता दी गई ओवर द ईयर इन विच इट एंगेजेस इन प्रीडेटरी प्राइसिंग, हाउएवर बेकर विल लूज $60 मिलियन, इसीलिए वो 60 मिलियन वहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ignoring legal considerations, is predatory pricing a profitable strategy? Assuming the interest rate is 10%, तो ये बाकी बातें बता दी गई। तो क्या ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है? तो यहाँ आपको इस इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन के बाद यही बताया गया है कि बेकर अर्न्स लेस बाय एंगेजिंग इन प्रीडेटरी प्राइसिंग देन इट डज बाय नॉट यूजिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, इट डज नॉट पे टू यूज प्रीडेटरी प्राइसिंग because it costs too much to drive the other firm out of the market. तो ये लास्ट सेंटेंस में इसमें एक और बात बता दी गई है कि it does not pay to use predatory pricing, मतलब predatory pricing उसको बहुत ज़्यादा पे नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कॉस्ट उसके पास लग रही है, मतलब $4 मिलियन उसको यहाँ पर कम मिल रहे हैं, बिकॉज इट कॉस्ट टू मच टू ड्राइव द अदर फर्म आउट ऑफ द मार्केट, अदर फर्म्स को मार्केट से निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो इस चीज़ को छोड़ देगा, वो अपनी प्राइस को भी कम कर रहा है, लेकिन उसको मतलब जो कंपैटिटर है उसको निकाल भी नहीं पा रहा है, तो वो उसको साथ लेके चलने को ही बेहतर समझेगा कि उसको जो इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि वो उस कंपनी को मौजूद रखे। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके पास थी, इसे वैल्यूज पुट करनी थी, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, इसमें है राइजिंग राइवल्स कॉस्ट टू लेसन कंपटीशन। हम मोनोपोलिस्टिक कंपनी अपने राइवल्स की कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि कंपटीशन कम रहे, या कंपटीशन में वो हमारा कंपटीटर आए ही नहीं, तो हम राइवल्स की कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। राइजिंग राइवल्स कॉस्ट, strategy in which a firm gains an advantage over competitors by increasing their cost। तो कंपनी जो है वो अपने राइवल्स की कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उसकी जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी
और मोनोपोली कंपनी की एग्जिस्टिंग कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो वो मार्केट में बेहतर सर्वाइव कर सकेगी। तो इसलिए वो अपने राइवल जो न्यू एंट्रेंट है उसको आने से रोकने के लिए उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। अभी सुनने में तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि उसकी कॉस्ट को कैसे बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हम हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। Provided the cost of implementing such a strategy are sufficiently low. Provided मतलब हम ये assume कर रहे हैं कि the cost of implementing such a strategy, इस strategy को apply करने में अगर हमारी cost बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, cost of implementing such a strategy are sufficiently low, ठीक है, अगर वो मुनासिब तरीके से लो खर्चा आ रहा है उनकी प्राइस बढ़ाने में, मतलब उनकी प्राइस बढ़ाना हमारा मकसद है। उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्केट में बेहतर तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेगा कंपैटिटर। द फर्म दैट raises rivals cost में गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर फर्म्स। तो अगर राइवल्स रेस करेंगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो दूसरी कंपनियों के बलबूते पर या उनके बिहाफ पर आगे बढ़ेंगे, उनका एक्सपेंस करते हुए बढ़ेंगे, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मोनोपोली कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए इन स्ट्रेटजीज को देखते हैं और ये जब हम अप्लाई करते हैं जब हमें एक सिग्निफिकेंट या सफिशिएंटली लो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट नज़र आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नज़र आ रही है तो फिर तो छोड़ देते हैं। यही कंपैरिजन आपके पास यहाँ पर अभी कुछ किए जाएंगे। A firm can also raise its rivals cost by making it more costly or other firms to distribute their products through the retail chain. ठीक है, तो a firm can also raise its rivals cost by making it more costly. अगर देखिए बहुत दफ़ा कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देती हैं, वो खुद ही होलसेलर्स और रिटेलर्स तक पहुंचाते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि होलसेलर रिटेलर्स मौजूद ही ना हो या वो उनको मौजूद नहीं होने दिया जाए और वो जो राइवल है कंपैटिटर है वो खुद ही उस प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर तक पहुंचाए तो उसका एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा ना। अगर उसको खुद ही वहां तक पहुंचाना पड़ेगा तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सपोर्ट ले लेते हैं तो हमारा एक्सपेंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो ये भी एक बात हमारे पास आ जाती है। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, मैं चैट में देख रहा था आप लोगों की अटेंडेंस आपने मार्क कर दी है, गुड। इसमें सिर्फ इस वक्त शुमाइला यूनुस हैं और मौला बख्श जलबानी हैं जिन्होंने 2 लाइन में अपनी अटेंडेंस मार्क की है। बाकी सभी ने एक लाइन में लिखा है। इसी तरह से तज़ीम मोहम्मद इकबाल ने भी 2 लाइन में अटेंडेंस मार्क की। अब क्लास हम मूव करते हैं स्ट्रेटजीज मूविंग इन्वॉल्विंग मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट, आपको पता है ना मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट पर जो हमारे पास कॉस्ट इंकर कर रही है वो किस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट करती है, हम उसकी बात यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात यहाँ पर इस तरह से इन्वॉल्व हो रही है। अब हम स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। अब प्लस हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ये फिगर 13.4 13-4 लिखते हैं यहाँ पर। तो 13-4 हमारे पास जो ये है इसकी बात अभी हम यहाँ पर करेंगे। इस को थोड़ा सा टेक्स्ट को देख लेते हैं फिर हम उस फिगर की तरफ आ जाते हैं। To illustrate how a firm can gain by rising a rival's marginal cost, consider figure 13-4 which shows a Carnot duopoly. See chapter 9। तो हम चैप्टर 9 में ये कॉर्नोट डुओपोली की बात वहाँ पर हमने थोड़ी सी देखी थी, लेकिन अगर आप इसको मजीद इसकी डेफिनेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ही फर्म्स होती हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। Recall that R1 and R2 are the reactions functions of the 2 competing firms। वहाँ पर जो फिगर्स हमें दी गई थी चैप्टर 9 में, यहाँ पर भी अभी हमें मिल जाएंगी वो फिगर्स। जैसे कि हमारे पास इस फिगर 13.4 में बताया जा रहा है कि हमारे पास
ये R1 एक रिएक्शन है, फिर R2 एक रिएक्शन है, इस लाइन को आप देख रहे हैं, और फिर ये रिएक्शन नीचे गिर गया, नीचे हो गया, तो हमारे पास R2 स्टेरिक यहाँ पर आ गया। तो ये जो हमारे पास आ गया, इसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इस R1 रिएक्शन का, जब हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये अभी हम पढ़ रहे हैं। Recall that R1 and R2 are the reaction functions of the two competing forms. ठीक है, R1 और R2 competing forms के reactions हैं कि वो क्या कर रही हैं. The firm produces output of Q1 and Q2, and the reaction function summarizes each firm's profit maximizing output given the output produced by the rival. तो वो rival की जो output है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं. For example, R1 identifies the profit maximizing output of firm 1 for each potential level of output by firm 2. These reaction functions are downward sloping because each firm produces its output simultaneously, and the market price adjusts to clear whatever output is brought to market. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये दोनों रिएक्शंस हैं दोनों कंपनीज के, कंपनी 1 का ये रिएक्शन है, कंपनी 2 का ये रिएक्शन है, जो कि बाद में चेंज होकर थोड़ा सा यहाँ पर आ गया. अब ये जो रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए है कि हमारे पास जैसे आपके पास क्वांटिटी डिमांड फंक्शन हुआ करता था, तो ये रुक नहीं रहे, मार्केट में इनकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं लगातार जाती जा रही हैं, और उसमें ये देख रहे हैं कि किस तरह से उनको रिएक्ट करते चले जा रहे हैं. ठीक है, वही जो आपके पास गेम थ्योरी की भी कुछ बातें थी, और इस चैप्टर 13 में भी हमने शुरू में कुछ उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी किया था गेम थ्योरी से रिलेटेड. The greater the amount of output firm 2 brings to market, the lower the resulting market price, and thus the lower of equilibrium output of firm 1. तो यहाँ लिखा हुआ है the greater the amount of output firm 2 brings to market. तो हमारे पास firm 2, अगर ये firm 1 हमारे पास की बात हो रही है, अगर firm 2 की लोअर प्राइस हमारे पास है तो वो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आ सकती है. ठीक है, the greater the amount of output firm 2 brings to market, जितनी वो ज़्यादा लेकर आएगी firm 2 मार्केट में अपनी प्राइस को, the lower the resulting market price, and thus the lower the optimal output of firm 1. तो इसी तरह से जितनी ये इसका रिएक्शन इसी प्राइस भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है, ये जितनी भी आ रही है ये कंपनी 2 के लिए, फर्म 2 के लिए, तो जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही इस की कंपनी 1 की, फर्म 1 की मार्केट में रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. ठीक है, the greater the amount of output firm 2 brings to market, जितना ज़्यादा आएगी the lower the resulting market price, उतनी ही मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, and thus the lower the optimal output of firm 1. मार्केट 2 फर्म 2 ने ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में लेकर आना शुरू कर दी तो प्राइस कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो फिर जो ऑप्टिमल आउटपुट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट है फर्म 1 की, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम प्राइस में सेल कर रहे होंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. पॉइंट ए इन फिगर 13-4, जो पॉइंट ए आपके पास है, रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कॉर्नर इक्विलिब्रियम. तो पहले ये एक इक्विलिब्रियम बन रहा था, फिर फर्म 1 का रिएक्शन ये है, फर्म 2 का रिएक्शन ये है, और ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, और ये प्रॉफिट हो रहा है फर्म 1 का. ये प्रॉफिट 1 है, जो फर्म 1 या ए पॉइंट का हमें फर्म प्रॉफिट मिल रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास है. लेकिन जब ये इस फर्म ने, सेकंड फर्म ने कुछ रिएक्ट किया, अभी क्या रिएक्ट किया इस वक्त हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, उसने कुछ रिएक्ट किया, उस रिएक्शन की वजह से ये लाइन हमारे पास यहाँ पर आ गई, और मैथमेटिकली क्या नज़र आ रहा है, जब ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ड्रॉप हो गई, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो पॉइंट बी पर आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स की शिफ्टिंग हो जाती है. These profits are clearly lower than the profit that would result if firm 1 were the monopolistic, the point where firm 1 produces Q1M units of output and firm 2 produces 0 units of output. Of course, actually
आपको मैथ्स की बात फिर याद करा दूं कि मैथ्स में आप एक चीज पढ़ा करते थे, उसे कहते थे इंटरसेप्ट। तो हम देखा करते थे कि एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट देखा करते थे। तो जब हम एक्स इंटरसेप्ट देखा करते थे तो हमारे पास वाई की वैल्यू 0 हुआ करती थी, तो एक पॉइंट आ जाता था, एक लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस पर। और इसी तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते थे तो हमारे पास वाई पर, वाई एक्सिस पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल लाइन इस पर कट किया करती थी। तो कोई भी लाइन दो जगह पे कट कर रही होती थी, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। तो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें x1m, तो ये वो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जिस पर ये y क्वांटिटी कुछ भी नहीं होगी और सिर्फ x क्वांटिटी सेल हो रही है। तो बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम इस ग्राफ से क्या देखते हैं कि अगर एक कंपनी का रिएक्शन है यहाँ पर है, और दूसरी कंपनी का जो भी रिएक्शंस हैं वो ये है, लेकिन वो अपनी कंपनी के रिएक्शन को ड्रॉप कर देती है, रिएक्शन को कम कर देती है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का कर्व है जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये कर्व भी हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा इस फर्स्ट कंपनी के रिएक्शन पर, और ये बी पॉइंट पर आ जाएगा, और इस तरह से प्रॉफिट हमारे पास का पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया, अब इसको दोबारा से एक साथ देखते हैं। पॉइंट ए इन फिगर 13-4, पॉइंट ए आपके पास है, रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कॉर्नर इक्विलिब्रियम। तो पहले हमारे पास तो यही था, ये R1 रिप्रेजेंट हो रहा था और ये R2 हो रहा है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आ गया। फ्रॉम वंस प्रॉफिट्स आर पाई 1a, तो ये जो हमारे पास फर्म 1 के प्रॉफिट्स हमें नजर आ रहे हैं, एंड आर एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट कर्व थ्रू पॉइंट ए के थ्रू नजर आ रहे हैं। दीज प्रॉफिट्स आर क्लियरली लोअर देन द प्रॉफिट्स दैट वुड रिजल्ट इफ द फर्म 1 वेयर अ मोनोपोलिस्ट, द पॉइंट where firm 1 produces Q1M। तो ये पॉइंट से ये पीछे का पॉइंट है, मतलब अगर ये फर्म 1 जिसका ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ तक सेल कर सकती है मार्केट में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दूसरी फर्म भी मौजूद है, तो ये उसकी वजह से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रहते हुए यहाँ पर प्रोडक्शन इतनी करेगी, और ये उसका प्रॉफिट अर्निंग का पॉइंट बन जाएगा। राइट, इसके बाद फर्दर इसमें है where the monopolist, the point where firm 1 produces Q1M units of output and firm 2 produces 0 units of output। तो आपको मैं ये इंटरसेप्ट की बात बता ही चुका हूँ कि अगर ये पॉइंट होता है हमारे पास Q1M, तो यहाँ पर Q2 का 0 यूनिट्स हो। Q2 की अगर वैल्यू 0 हो किसी इक्वेशन में, तो आपके पास Q1 का पॉइंट ये इस x एक्सिस पर इसी तरह से ही एग्जिस्ट करेगा, और इसी वक्त ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरह से हम इन चीज़ों को हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता था, और यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट ए आ गया क्योंकि फर्म 1 का रिएक्शन ये था, फर्म 2 का ये रिएक्शन ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, लेकिन फर्म 2 ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, और उन चेंजेस की वजह से ये इसकी लाइन शिफ्ट हो गई। तो जब लाइन शिफ्ट हुई तो ये पॉइंट बी आ गया, और पॉइंट बी अभी भी इस यहाँ पर एक अर्निंग हो रही है, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये अर्न कर रहा है, और ये यहाँ पर इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। पॉइंट बी इस रिएक्शन 2 से क्वांटिटी 2 इतनी सेल हो रही है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन पॉइंट प्रिपेयर करें यहाँ से इस पॉइंट से, तो आपको ये नजर आएगा। तो पॉइंट बी हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट करता है। Now suppose that if firm 1 uses a business tactic that rises its rival's marginal cost of production। फर्म 1 ने कोई ऐसी टेक्निक प्रिपेयर की कि फर्म 2 जो राइवल है उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। ड्यू टू द हायर कॉस्ट, फर्म 2 नाउ हैज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट देन बिफोर। तो जब ऐसा होगा तो वो मार्केट में कम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगे, लेकर आ सकेंगे,
क्योंकि फर्म 1 ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से फर्म 2 की प्राइस बढ़ गई। ठीक है, अब ये नीचे आपके पास एक टॉपिक नजर आ रहा है, स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग फिक्स कॉस्ट्स। तो हम स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हैं, वो तो अलग अगला टॉपिक है। यहाँ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कुछ स्ट्रेटजीज बना दी जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। बाय द वे आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे अभी आप सी पैक की लड़ाई देख रहे हैं कि कितने सालों से ये सब बातें चल रही हैं, और आपको बताऊं कि ये बहुत मतलब कई साल हो गए इन बातों को, कि जो हमारे पास पहले बलूचिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत सारी, और फिर हमारे पास केपीके में भी, वजीरिस्तान और बहुत से और इलाकों में भी प्रॉब्लम्स रहा करती थी। वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को इंस्टेबल करने के लिए भी थी, लेकिन साथ साथ वो सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि दुनिया में जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर चाइना से जाती हैं या इंडिया से जाती हैं, तो इंडिया भी एक बड़ी मार्केट है। तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वहाँ पर है। आमतौर पर 1.5 अरब कह दिया जाता है वहाँ पर। 1.5 अरब की तकरीबन आबादी इंडिया में है और 1.5 अरब की आबादी तकरीबन चाइना में है। तो प्रोडक्शन तो दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब इंडिया भी मार्केट में सेल करता है, जिसमें अमेरिकन मार्केट भी है, यूरोपियन मार्केट भी है, और अफ्रीकन मार्केट भी है, और मिडल ईस्ट, और ये तमाम मार्केट्स मौजूद हैं। अब इंडिया ये देखता है कि अगर सी पैक बन जाएगा तो फिर चाइना को तो बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, उसकी तो प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगी और मेरी प्राइसेस तो उतनी ही रहेंगी। तो इसलिए फिर बहुत चीज़ों में नुकसान पहुंचाना शुरू करो, कॉस्ट को ज़्यादा ही रहने दो इसकी, ताकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहे और मार्केट में मैं भी कम्पीट करता रहूँ। तो इस तरह की इकोनॉमिकल वॉर्स चलती रहती है। और आपको बताऊँ कि जैसे आप सी पैक को, ये तो सी पैक यहाँ पर नाम है ना, सी पैक कॉरिडोर, जिसमें चाइना और पाकिस्तान का नाम शामिल हो जाता है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन जो चाइना इसको नाम देता है, जो दुनिया में इसने बहुत सी जगहों पर अपने रोड्स और सी रूट्स बनाए हैं, तो उसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI कहा जाता है, BRI, बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये इसमें बहुत सारी रोड्स और सी रूट्स की इसमें बातें आती हैं, जिनको वो प्लान करते हैं, प्लान कर चुके हैं और बना चुके हैं। अब प्लस ये तो यहाँ तक की बात हुई, जिसकी वजह से इंडिया भी रोकता है कि ये सी पैक ना बने, और चाइना को वो अपने राइट साइड से पैसिफिक ओशन से निकलकर और फिर इंडोनेशिया और मलेशिया के जो डिफरेंट आइलैंड्स है वहाँ से होते हुए, श्रीलंका से होते हुए, इसको इतना ज़्यादा टाइम भी लगे और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और फिर ये अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाकर सेल करे। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए सारी वॉर ये चल रही है। इसी वजह से, इन्हीं वॉर्स की वजह से हैं ये इकोनॉमिकल वॉर्स, फिर ये बाद में चेंज हो जाती हैं पॉलिटिकल वॉर्स में, और फिर आपको पता ही है कि दुनिया में कितनी जंगें इसी इन्हीं रीजंस की वजह से होती रहती है। ये मैं आपको बातें शायद पहले भी बता चुका हूँ। नई बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चाइना क्योंकि मार्केट में लीड करता चला जा रहा है, और अमेरिका उसका मेन कम्पेटिटर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल, और इकोनॉमिकली भी चाइना स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और चाइना कहता है कि मैं अब दुनिया की, अब मैं सुपर पावर हूँगा, अब अमेरिका नहीं रहे। अमेरिका कहता है मैं तो सुपर पावर हूँ। तो ये दोनों की आपस में लड़ाई है। तो चाइना कहता है कि मेरे पास तो बहुत टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और मेरे पास इकोनॉमिकली भी मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो जब वो कहते हैं मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका हूँ, उसका मतलब मेरे पास बहुत पैसा है और मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बहुत से काम कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को इकोनॉमिकली डाउन करे। इसके लिए जो आपको सारी कहानी में इसलिए सारे सुना रहा था, दोबारा से पहले भी कई दफ़ा सुना चुका हूँ। सुना इसलिए रहा था कि अमेरिका ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 94 ट्रिलियन डॉलर्स का। बिलियंस की बात नहीं हो रही है, ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब 94,000 बिलियन की बात आप कह सकते हैं, या 94 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये 94 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट का नाम है 9 डॉट्स प्रोजेक्ट, 9 डॉट्स नेटवर्क, सॉरी, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क होगा वो ब्लू कलर के डॉट्स को ज्वाइन होता चला जाएगा। वो क्या चीज़ है मैं आपको भी बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क, अब ये 94 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है या इस पर जो खर्च आएगा, ये अमेरिका के पास भी इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये ऐसा लॉन्च किया है। आपको इस बात को कंप्लीट करने से पहले छोटी सी बात बताऊं कि आप जानते हैं कि उबर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, करीम भी बात करते हैं।
तो आपको पता है कि कभी आप नेट पे जाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये उबर एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम बना दिया गया है कि जो चंद लोगों ने बनाया उसको वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। उनके पास एक भी अपनी गाड़ी नहीं है, उन्होंने लोगों से ली है और अरबों रुपए, डॉलर से चले बात कर लें, अरबों डॉलर्स की गाड़ियों का एक नेटवर्क उन्होंने पूरी दुनिया में बिछा दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ की नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या किया उन्होंने, एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, एक बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया कि जिसको उन्होंने पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कर दिया और लोगों को कहा कि इन्वेस्टमेंट करो और खुद भी कमाओ, हमें भी दो। तो इसी तरह से ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, इसमें अमेरिका ने कहा है कि इसमें गवर्नमेंट भी होगी, गवर्नमेंट्स भी होंगी डिफरेंट कंट्रीज की, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगी वो प्राइवेट कंपनीज प्ले करेंगी। प्राइवेट कंपनीज अपनी ब्रांचेस डिफरेंट मुल्कों में खोलती रहेंगी और वो एक डॉट्स की तरह से कनेक्ट होते रहेंगे और उनकी ट्रेड चलती रहेगी। और उसने कहा है कि ये मैंने चाइना को कॉम्पीट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है इस तरह। ये एक नई चीज़ हम मॉडल, बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हैं ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से। ठीक है, BDN, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो इसमें ये जहाँ जहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है, KFC है, हार्डीज है, सबवे है, आप कितने सारे फूड कंपनीज को जानते हैं, टोयोटा है, मतलब बेतहाशा कंपनीज है जिनकी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में है। तो उसने कहा, अमेरिका कह रहा है कि हमारे साथ जो भी शामिल होगा वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, इसमें वर्चुअल कंपनीज भी हो सकती हैं और सर्विस इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। इसमें अमेजोन भी हो सकता है, इसमें गूगल भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें ये भी इसमें हो सकती हैं, और जब ये इसमें होती चली जाएंगी तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हर कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी अपने तरीके से, जो भी उनका बिजनेस मॉडल। अभी ये पूरा डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये एक बिल्कुल नई थ्योरी है जो मार्केट में आई है। और अमेरिका ने कहा है कि इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क आ सकता है, और ये मैंने बनाया है चाइना के अगेंस्ट। और चाइना ने कहा है कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इसमें आ सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है दुनिया में, जो इकोनॉमिकल वॉर्स हैं बड़े नए दौर से गुजर रहे हैं। तो प्लस आपको मैं चंद बातें बताई जिसमें ये ब्लू डॉट नेटवर्क एक नई थ्योरी है जो अमेरिका ने अभी लॉन्च की है, मतलब चंद दिन पहले। तो हम बात कर रहे थे, नाउ सपोज दैट फर्म वन यूजेस अ बिजनेस टैक्टिक दैट राइजेस इट्स राइवल्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्म वन ने राइवल, जो अपनी राइवल की मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ा दिया। ड्यू टू द हायर कॉस्ट, फर्म टू नाउ हैज एन इंसेंटिव to produce less output than before, geometrically by rising its rivals marginal cost from one shift its rivals reaction function down to R2 steric। हमारे पास यहाँ पर जो R1 ने अपनी कॉस्ट को कम किया जिसकी वजह से R2 की कॉस्ट बढ़ गई और उसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया R2 की तरफ। तो एक जो यहाँ पर इसको 100% प्रोडक्ट्स मिलनी थी, देखें जो मैं बार बार बता रहा था कि Q1M जो ये वो पॉइंट है जिस, जो फर्म वन अगर होती तो इतनी क्वांटिटी सेल करती, फर्म टू आई उसने इतनी क्वांटिटी सेल करना शुरू कर दी, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट आया। इसका मतलब फर्म टू और फर्म वन इस तरह से मिलकर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फर्म वन जो ये R1 है, इसके जो रिएक्शन हैं, इसने जो काम किए हुए हैं, इसने अपनी फर्म को इसने अपनी कॉस्ट को कम किया ताकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाए। जब ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो ये कम प्रोडक्शन कर सकेंगे। जब मार्केट में कम प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ये प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये Q2 जो है ये फर्म टू इतनी प्रोडक्शन कर रहा है। और जब ये इनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कम प्रोडक्शन कर सकेंगे, मतलब ये यहाँ पे ऐसी प्रोडक्शन कर सकेंगे। ये प्रोडक्शन इनकी कम हो जाएगी। इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन देखें यहाँ तक आ रही है तकरीबन, और यहाँ से ये पॉइंट लाइन यहाँ पर आ रही है, तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर हम वर्टिकल लाइन को देखें तो ये इतनी क्वांटिटी वन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम वन की सेल हो रही थी, लेकिन अब ये यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस तरह से किसी दूसरे की कॉस्ट बढ़ाने से पहली फर्म की प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होना शुरू हो रही हैं, इस तरह से ही। ठीक है, इस सारे टेक्स्ट को आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हो क्या रही है। प्लस इस वक्त हमारे पास ये जो हमने सेशन अभी शुरू किया था, वैसे तो यहाँ पर आपको पता है कि 40 मिनट्स का सेशन होता है जूम क्लास का, लेकिन इसमें
हमने जो सेशन शुरू किया था, ये हमने शुरू किया था 2:05 पर, लेकिन इस वक्त 2:45 हो गए, मतलब हमारे पास 40 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये अभी कंटिन्यू रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इस सेकंड सेशन को ही कंटिन्यू करते करते अपने क्लास के एंड तक इसको पहुंचा देंगे। ठीक है, तो मतलब पहले 40 मिनट्स हमारे हो गए थे, सेकंड 40 मिनट्स होते, थर्ड 40 मिनट्स हमारे पास होते, तो ये जो थर्ड 40 मिनट्स होंगे और ये सेकंड, मेरे ख्याल से ये एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि